सैन समाज का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि आप बेटा वहां से तैयारी करो, और मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे नेता का आदेश होगा। मैं टिकट मांग रहा हूँ लोगों से मैं 20 साल से मिल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी चौधरी भजनलाल के चुनाव थे मैंने उस समय भी चुनाव देखा है। मैं उधर लोगों के बीच रहा हूँ 20 साल से लगातार। आदमपुर के बीच मेरा जन्म हुआ है, वहीं मेरी जन्मभूमि है और मृत्यु भूमि भी वही होगी हमारी। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर थीवा। आज हम पहुंचे गांव न्योली में और आपकी मुलाकात कराएंगे नरेश नैन से। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक्टिव इंडिया न्यूज चैनल देखने वाले सभी साथियों को मेरी राम राम और आने वाले सावन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। नरेश नैन जी, आपने एक बात बताऊं कि आपने एक नाई की दुकान से राजनीति का सफर, आपने राजनीति में आए और साफ तौर पर एक राष्ट्रीय लेवल पर आपने पहचान बनाई। आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के महासचिव भी हो और साथ में किसान यूनियन के साथ भी जुड़े रहे हो। राजनीति में आने का मकसद क्या था? देखो जी, मैं 2018 से राजनीति में स्टार्टिंग की थी मैंने 10 साल से, और मुझे नेपाल से अवार्डेड भी हूँ। मैं पिछड़ा वर्ग के लोगों के मुद्दे उठाने पर नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति जी ने मुझे सम्मानित भी किया था। तो मैं आपको बता दूं कुछ मेरी जो स्टार्टिंग जो बातें जहाँ राजनीति में मेरी स्टार्टिंग जहाँ से हुई थी। तो मैं एक सैलून चलाता था, मेरे पिताजी आज भी सैलून चलाते हैं। और राहुल गांधी जी की सोच है कि हर उस पिछड़ी जाति के बेटे को राजनीति में लेके आया जाए जो व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि अपने समाज को सुधार पाए। और आपको भी पता, जब से हरियाणा पंजाब से अलग हुआ है या जब से देश आज़ाद हुआ है, तो आज तक हरियाणा में कोई भी हमारी जाति का व्यक्ति विधायक, संसद, लोकसभा या स्पीकर ऐसा कुछ भी पद नहीं मिला है। और राहुल गांधी ने अब जल्द यूपी में आपने चुनाव में देखा होगा, एक नाई की दुकान पर जाकर, एक छोटे से नाई की दुकान पर जाकर अपना जो शेव कराने का काम किया था। और हमारे समाज के उस साथी ने भी वहाँ राहुल जी के बारे में लोगों को एक अच्छा बातें बताई कि राहुल जी एक साधारण व्यक्ति है। दूसरी बात करूँ, मैं हरियाणा की राजनीति में लेके आना चाहता हूँ। अभी लोकसभा चुनाव हुए, उसमें आप कुमारी बहन शैलजा के साथ में दिखाई दिए खासतौर पर, और साथ में जयप्रकाश जेपी के साथ में भी आपका घूमना फिरना रहा राजनीतिक तौर पे। और एक बात आपने कड़ी सच्चाई बोली कि जो अल्पसंख्यक है उसको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया, उसके अधिकार अभी तक मिले नहीं है। 33% से भी ज़्यादा संख्या है, लेकिन कोई विधायक या किसी तरह की पद नहीं है। कहीं ऐसा लगता है कि आज राजनीति सिर्फ पैसे वालों की रह गई है। बिल्कुल है जी, पर मैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि मैंने जो कठिनाई, मैं कभी भविष्य में सोच नहीं सकता था कि मैं एक गरीब जाति में पैदा हुआ। नाई की, मेरे पिताजी नाई की दुकान करते थे, और आपको पता है एक नाई की दुकान करने वाला व्यक्ति एक अपना परिवार और घर ही चला सकता है। ठीक है, राजनीति में जाना तो पैसों वालों का खेल था, पर मेरे अंदर एक जुनून था, और मेरे अंदर जुनून को आगे बढ़ाया बहन कुमारी शैलजा जी ने, जिन्होंने मुझे पिछड़ा वर्ग में राष्ट्रीय महासचिव बनवाया। 2018 में मुझे पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय महासचिव बनाया था, और राजस्थान और मध्य प्रदेश में पार्टी ने मुझे यूज किया वहाँ पर, और पार्टी को वहाँ पर जीत भी मिली, क्योंकि इन दोनों राज्य में हमारी जाति के लोग 4% के ऊपर है। ठीक है, वो हमारी जाति के लोगों ने मुझे देखकर दोनों राज्य में वहाँ बहुत सारा वोट दिया, और दोनों राज्य में सरकार बनाने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। दूसरी बात बताऊंगी, जैसे आपसे बातचीत की कि आदमपुर विधानसभा से आप चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि 25 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं। और सच्चाई ये एक और भी है, खासतौर पर जब आपका सेमीफाइनल हुआ था अभी लोकसभा चुनाव, 5 सीट आई थी, जयप्रकाश जेपी ने वहाँ से जीत हासिल की। और एक बात और है कि जैसे रणजीत चौटाला हार गया वहाँ से आदमपुर से, तो कुलदीप बिश्नोई का जो वर्चस्व था कम हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है 25 के बाद आपका 26 में लिस्ट में डालो या पहले नंबर पर आपका नाम? मेरा तो पहले नंबर पे डालो। अगर बहन को, मैं तो देखिए जी एक ही बात है, मैं मेरे नेता के अधीन काम कर रहा हूँ। मेरे लिए राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और मेरे परम मित्र और मेरे क्लोज भाई भी है रेहान बाड्रा जी, जो प्रियंका गांधी के बेटे हैं, और उनके पिताजी है जो रॉबर्ट बाड्रा जी, उन्हें मैं हमेशा मिलता जुलता रहता हूँ। तो उन्होंने हमेशा मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि जैसे मैं उनका एक पुत्र हूँ, मुझे बेटा का रूप मानते हो भी। जैसे रेहान में और मेरे में कोई फर्क नहीं करता। हाँ, कुछ बड़ी चीज़ें हैं भाई, वहाँ तक नहीं, पर आशीर्वाद उनका मेरे ऊपर रहता है। तो इसी तौर पे हरियाणा की बात आए तो मेरे नेता बहन कुमारी शैलजा जी, और आप आज की एक भविष्यवाणी है मेरी जी, क्योंकि मैं बाबा काल भैरव का एक बहुत बड़ा पुजारी हूँ। बाबा की कृपा, असीम कृपा है, क्योंकि बहन कुमारी शैलजा जी का आपके चैनल से लाखों लोग देखेंगे। हरियाणा की मुख्यमंत्री बनने जा रही है एक दलित परिवार की बेटी, क्योंकि उनका जो सितारा है साहब वो बहुत ऊंचा चढ़ रहा है, क्योंकि उनकी जो जन्म कुंडली है उस कुंडली के हिसाब से मैंने देखा कि ऐसे नक्षत्र किसी के नहीं मिलते। उनका जन्म हुआ 24 सितंबर को, उस दिन सोमवार था। क्या कि वो सोमवार हिंदू भी और अंग्रेजी
दोनों सत्रों से सोमवार था वो जी। तो और दूसरी बात है कि कृष्ण पक्ष और 11 के दिन कृष्ण भगवान का 11 का दिन बड़ा मेल है तो दोनों और शिव सोम के बाद शिव का और कृष्ण का इतना बड़ा आशीर्वाद है उनके ऊपर। जो इनकी बार जो चुनाव होगा बहन कुमारी शैलजा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेगी और एक ऐसी बाबा भीमराव अंबेडकर जैसी सोच रखने वाली महिला झांसी की रानी जैसी एक ताकतवर महिला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेगी। हाँ, बुआ जी ने मुझे कहा कि नरेश आप आदमपुर से तैयारी करो, क्योंकि उनका एक मन था कि आज तक हरियाणा में किसी भी बड़े नेता ने हरियाणा में नाई जाति को उनका जो वोटों का अधिकार था उनको राजनीतिक अधिकार में नहीं बदल के दिया। बहन कुमारी शैलजा जी की अच्छी सोच और नीति के बेस पे हरियाणा में उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और मैं आपको बता दूं कि मैं सैन समाज का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि आप बेटा वहाँ से तैयारी करो और मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे नेता का आदेश होगा। मैं टिकट मांग रहा हूँ लोगों से मैं 20 साल से मिल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी चौधरी भजनलाल के चुनाव थे मैंने उस समय भी चुनाव देखा है। मैं उधर लोगों के बीच रहा हूँ 20 साल से लगातार। आदमपुर के बीच मेरा जन्म हुआ है, वहीं मेरी जन्म भूमि है और मृत्यु भूमि भी वही होगी हमारी। दूसरी तौर पर आदमपुर की बात करते हैं तो साफ तौर पर चीज साफ तो रहती है, बागड़ का इलाका है, बिल्कुल पानी की समस्या है, बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी तरफ पे है। और साफ तौर पर कुलदीप बिश्नोई जो कि एसी में बैठ के राजनीति करता है दिल्ली में, उसके वोट बैंक यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यानी कि भजनलाल जी के साथ पुराना लगाव रहा है। कहीं उस वोट बैंक में आप सेंध कैसे लगाओगे? देखो जी, आपको एक चीज बता दूं, कुलदीप बिश्नोई को वोट मिलता है पिछड़ी जाति का, अति पिछड़ा और पिछड़ी जाति का वोट कुलदीप बिश्नोई को मिलता है। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, आज आपको लिख के देता हूँ, बीजेपी वहां बहुत ज्यादा मार्जिन से हारेगी, क्योंकि अति पिछड़ा और पिछड़ी और आदिवासी और महिलाओं में मैं एक बहुत उनके अंदर है कि एक बिल्कुल परिवार का जो संबंध है ना वो मेरे साथ है लोगों का। क्योंकि मैं वहाँ क्योंकि मेरा जो परिवार है वो एक गरीबी से उठा हुआ परिवार है, तो एक गरीब व्यक्ति जान सकता है कि दूसरे गरीब की क्या मर्ज है। और आपको पता है हमारे आदमपुर में क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, जैसे बड़े एम्स जैसे हॉस्पिटल, IIT सेंटर या फिर ऐसे रोजगार सेंटर पैदा करूंगा। क्योंकि मेरे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में अच्छे दोस्त हैं जो MP भी है वहाँ पे, मेरे उनके साथ रिलेशन है। तो मेरी कई बार बात चलती है उनसे, तो वो यही कहते हैं भाई आप इस लायक बने, आप आदमपुर की जनता में अगर विधायक बनते हैं तो हम लोग वहाँ से रोजगार देंगे। यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री जैसे मेरा बालसमंद एरिया मेरा आदमपुर में आता है, वहाँ पे भाई साहब टिब्बाई जमीन है जो, ठीक है, उस जमीन को मैं बिजनेस में यूज कर लूँ, क्योंकि वो खेती में तो यूज होनी नहीं है। मैं उस जमीन को सारी को वहाँ बिजनेस के तौर पर वहाँ यूज कर दूंगा। लोगों को इतना पैसा होगा, बेरोजगारी खत्म, क्योंकि रोजगार वहाँ पे पैदा कर दूंगा तो बेरोजगारी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। और देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। आपको आपका परिवार को अच्छा लालन पालन हो रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और मेरा आदमपुर खुशहाल आदमपुर बन के रहेगा। दूसरी बात बता दूं कि नेता के पास जब गांव में जाता है, आजकल वोटर शेणा हो गया आपको, और हर समय ये चाहता है कि आपको मैं वोट क्यों दूं। यानी कि सब बोलते हैं कि बड़े बड़े लोगों से मैंने इंटरव्यू किए तो बहुत बड़े बड़े जो एसी में बैठते हैं तो वो बोलते हैं कि आजकल आपको नहीं पता है कि पैसे की राजनीति है, लेकिन पैसा यदि समाज सेवा है तो पहले भी लगा सकते हो। वो आपके पास आपने बोला कि मैं तो गरीब तबके से उठाऊँ, वो है नहीं। तो सबसे बड़ा प्रश्न मेरा यही है आपसे कि जनता के दिल में जगह आप कैसे बनाओगे, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपने, ठीक है बहुत अच्छा बात बोला कि मैं आपको कमर्शियलाइज कर दूंगा या वहाँ फैक्ट्रियाँ लगा दूंगा, तो लेकिन उससे मूलभूत सुविधाएं पूरी हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी, डाउट तो रहेगा ना। नहीं आप ये मैं उसी पर आ रहा हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो मैनिंग प्लान है जनता के बीच पहुंचने का, तो कैसे बनाया आपने, रोड में बनाया, और कैसे किन दिनों से आप कुछ रैली वगैरह भी करने वाले हो क्या? नहीं, रैली तो हम जैसे अब जल्दी चुनाव के ऊपर के आदेश आएंगे उसके बेस पर हम रैली करें, पर मैं तो ये चाह रहा हूँ साहब ये रैली रूली करके तो फालतू की बातें हैं। असली मुद्दा क्या है, रैली में तो आप कहीं की भीड़ कर लोगे, ठीक है, असली मुद्दा है मेरी नेता का यही कहना है, आप घर घर कांग्रेस मतलब घर घर जाओ और जनता से मुलाकात करो, उनके जो मुद्दे उनको उठाओ। जैसे बीजेपी सरकार ने 3 ऐसे कानून लेके आई थी, आप सबको पता है, फिर वो कानून उन्होंने वापसी भी लेने पड़े, तो उन कानून को लेके मैं भाई साहब दिल्ली बॉर्डर पे बैठा रहा हूँ, ठीक है। तभी हमारे एक किसान संगठन जो आज 14-15 राज्य में काम कर रहा है, उस संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। किसानों की बात पहलवानों की हो, वहाँ लोगों ने कहा कि ये पहलवान नहीं है, बीजेपी वाले तो ऐसी बातें करे थे ये पहलवान नहीं है, ये सिर्फ एक जाति का मुद्दा है। भाई साहब मैं भी वहाँ सबसे पहले जाके बैठा था दिल्ली में, और मैं अपना पूरा समर्थन दे के आया था। जितने दिन वो समर्थन वहाँ चला धरना, मैं उनके साथ बैठा रहा। आप पहलवानों की बात करो या फिर आंगनबाड़ी वर्करों की बात करो, आप पंचकुला में सरपंचों की बात करो, मारनी, इस सरकार ने किसको छोड़ा है? ये तो वही बात है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी जी ने ठगा नहीं। जब आपने एक विशेष जाति की बात कर दी, उसका दिमाग आपके अंदर भी है, मुझे भी है, मैं जानना चाहता हूँ 27% वोट बैंक है उसका, तो कहीं न कहीं उसका जो नेता है वो अपने उस वोट बैंक को आप कैसे बना पाओगे? या उसके ऊपर भी आपने बोला है कि हमने भी हमेशा जात को वोट दिया, इस बार हमारा एक होना चाहिए। बिल्कुल जी, देखो मैं एक बहुत
इस जाति के साथ मेरा बहुत प्रेमी लगाव है। मैं हमेशा बड़ा हुआ हूँ, छोटा हूँ, इन लोगों के बीच खेल के बैठा हूँ। ये तो सिर्फ मुद्दा है पार्टियों का, जाट नॉन जाट बनाने का, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए नॉन जाट कैसे लोग हैं जिनके साथ हमारे जाट भाइयों का व्यवहार बहुत अच्छा है और उनके साथ बिजनेस भी पार्टनर है, ठीक है। मेरा 2 पार्टनर है वो भी जाट है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं। प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है जी। जो बीजेपी का मुद्दा एक ही है, या तो जैसे यूपी है वहां तो हिंदू मुसलमान करके लड़ा दो, हरियाणा या जाट नॉन जाट करके लड़ा दो। और लोगों को समझना चाहिए, आप जाट नॉन जाट की बात ना करिए, आप अपने अधिकार की बात करिए। हर व्यक्ति को अपना अधिकार चाहिए। हाँ, मैं सरकार से हर बार ये मुद्दा कर रहा हूँ, हमारा कई दिनों से चल रहा है। जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने सबसे पहले बिहार में 27% जो पिछड़ी वर्ग जाति को आरक्षण देने का मुद्दा कहा था। अब भारत सरकार से भी हम यही विनती करते हैं कि हर ABC सभी नौकरियों में 27% अलाउड करे और जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतना ही राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाए। जनसंख्या जो जनगणना करानी है वो जल्द से जल्द कराई जाए। मेरा अंतिम प्रश्न यह कि यदि नरेश सेन विधायक बन जाता है आदमपुर से, तो उसके 3 मुद्दे ऐसे कौन से होंगे जाते ही वो जनता के बीच में पेश करे और ये साफ तौर पर जहाँ पर उसकी जनता को उसकी जरूरत है? मेरे तो देखो जी, सबसे बड़ी बात है, मैं सबसे पहला तो जी लोगों को जरूरत है जो मतलब हमारे बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, जो मतलब जिनके सक्षम लोग नहीं है, जो दलित पिछड़ा है या जो गरीबी रेखा में जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए सबसे जरूरी है शिक्षित। जिसका बच्चा पढ़ लिख कर अधिकारी बनेगा उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात है उसके लिए हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल बनाओ, उनके मतलब जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधा दो। दूसरा मुद्दा यह, और तीसरा मुद्दा जनता सब पूरी जनता का, एक पूरे हरियाणा का ही जनता का है कि बेरोजगारी खत्म करो। अगर मैं ये 3 काम कर दूंगा तो भाई साहब आदमपुर की जनता, मैं पूरी जिंदगी वहां बैठे अपने लोगों के, क्योंकि जनता उनके बीच बैठा रहूंगा और मुझे वही अपने आप आके कहेंगे भाई साहब विधायक जी पहली बार तो आपने हाथ जोड़ के वोट लिए थे, अब की बार हम अपने आप देंगे। क्योंकि लोगों को चाहिए काम, आप काम करो तो जनता आपके साथ रहेगी। अब जब नकारती कब है, अब बीजेपी के वहां विधायक है जो बीजेपी के लोग हैं, वो बीजेपी के लोग जनता उनको क्यों नकार रही है, क्यों नकार रही है? जब तक कांग्रेस का शासन था वहाँ कांग्रेस के लोग थे वो भी, ठीक है। जब तक कांग्रेस का शासन था, चौधरी भजनलाल जननायक आदमी है, जननायक थे, वो रहेंगे हमेशा। तो वो भगवान का रूप था। उन्होंने आदमपुर में मतलब हमारे हिसार में बहुत कुछ करने का काम किया, 2 यूनिवर्सिटी लेके आए और काम किया। तो ऐसी चीज़ है, अब कांग्रेस के शासन में आप गरीब लोगों को कांग्रेस शासन में देखो प्लाट दिया, और आधार कार्ड आज ये फैमिली आईडी एक सबसे बड़ा बकवास बना के छोड़ दिया मुद्दा। इसमें फैमिली आईडी की ऐसी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि देश में एक आईडी होनी चाहिए। अगर मैं भारत का नागरिक हूँ तो मुझे एक आईडी दो, ये 100 आईडी बना दी, जी आईडी तैयार करो, पूरे जनता को उलझा के रखा। आप जाके देखो कोर्ट में सुबह से शाम फैमिली आईडी के लिए लोग लड़े रहते हैं, भीड़ मची रहती है, क्योंकि उनके आईडियों में गलत कर दिया उन लोगों ने। ये रहेगा। और बाकी मेरा एक ही मुद्दा है वहाँ पे, क्योंकि ये 3 काम मैं कर दूंगा तो वहाँ की जनता मेरे पे विश्वास करेगी और मैं वहाँ के लोगों के बीच हमेशा रहूँगा। और मेरा तो सपना है जी, मैं विधायक बन के वहाँ जनता के बीच नहीं रहना चाहता, मैं एक आम उनका बेटा बन के रहना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे जो हालात देखे हैं, मैं जिस गरीबी से उठकर मुझे पिछड़ा वर्ग वहाँ राहुल गांधी के ऑफिस के बराबर मुझे उस कार्यालय में ऑफिस मिला और बैठने की जगह मिली, तो मैं भाई साहब आदमपुर की जनता का हमेशा निर्णय रहूंगा, क्योंकि इन लोगों के प्यार से ही मुझे वहाँ जगह मिली थी। और जो मेरे नेता है बहन कुमारी शैलजा जी, उन्होंने हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा है और आज भी कहता हूँ उनका आदेश है, मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसी बात आती है तो भाई साहब पहला मेरा ये होगा, मुझे टिकट ना दो, मेरी बहन कुमारी शैलजा जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करो। मुझे टिकट अगर नहीं देते तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई बात अड़ जाती है टिकटें की तो ना मिल पाए, पर हमारा तो एक ही मुद्दा है, बहन कुमारी शैलजा को आप सीएम का कैंडिडेट बना दो, मैं टिकट छोड़ दूंगा। अगर या तो कैंडिडेट सीएम का नहीं बनाते तो टिकट चुनाव तो मैं लड़ूंगा जी, वहाँ से 100% चुनाव लड़ेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। तो आज हमारे साथ थे नरेश सेन जी, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आदमपुर की जनता हो या भारत की जनता हो, उसको 2 मूलभूत आपको चीज़ों की जरूरत होती है। आपको स्वास्थ्य के लिए आपको चिकित्सा, और साथ में आपको एजुकेशन की यानी पढ़ाई की। यदि पढ़ेगा लिखेगा तो बोलेंगे कि आगे बढ़ सकता आदमी, और यदि बीमारियों से दूर हो तो अस्पताल की भी साफ तौर पर जरूरत पड़ती है। तो आने वाले समय में ये जरूरतें ज़रूरी होती हैं एक आम आदमी के लिए। तो एक बार फिर हम जुड़ेंगे नई मुहिम के साथ। और आपको मैं बता दूँ, कोई भी युवा नेता जो चुनाव लड़ना चाहता है, अपने विचार जनता तक पहुँचाना चाहता है, तो आप एक्टिव इंडिया से जुड़ सकते हैं और अपने विचार जनता तक रख सकते हैं। कमेंट्स के माध्यम से आप ज़रूर बताइए कि नरेश सेन के विचार आपको कैसे लगे, क्या आने वाले समय में आदमपुर के विधायक बनने में उनके गुण हैं या नहीं। कमेंट्स जरूर करें। बने रहिए एक्टिव इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।